Hello all of you, good evening. So today I will discuss the population genetics with calculation of allelic frequencies. आज हम population genetics की बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए एंड इसके साथ साथ ये नीट में भी ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि इकोलॉजी से CSIR अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। सो आप इकोलॉजी की क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उससे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब यूनिट से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं बट इकोलॉजी से हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा नहीं तो कभी कभी आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, जब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, डेम्स क्या होता है? तो डेम्स मीन्स कि लोकल पॉपुलेशन, जो छोटे छोटे स्मॉलर पॉपुलेशंस होते हैं उसे हम डेम्स कहते हैं। छोटे छोटे स्मॉलर पॉपुलेशन से ही एक बड़ा पॉपुलेशन बनता है जिसे हम लोकल पॉपुलेशन या डेम्स कहते हैं। ओके, डेम्स मीन्स लोकल पॉपुलेशन। इसके अलावा जब भी हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें जीन पूल जानना ये मस्ट है। तो जीन पूल क्या होता है? तो जब भी एक मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के प्रत्येक मेंबर्स में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो कंप्लीट सेट होता है उसे हम जीन पूल कहते हैं। ओके, तो इसका डिफिनीशन हम देख सकते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन contained within the members of a population is called gene pool. जीन पूल का मतलब ये है कि कोई एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है उसके कंप्लीट सेट को हम जीन पूल कहते हैं। ओके, तो जीन पूल में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? तो जीन पूल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एलील्स to every gene in a population that is available for transmission to the next generation. जीन पूल में जो मेंबर्स होते हैं मीन्स एक पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो एलील्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ये जीन पूल के अंडर में इंक्लूड्स होते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन डेम्स या जीन पूल की जो डिफिनीशन है बहुत ही शॉर्ट है, बस इसको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे मस्ट पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम कहते किसे हैं। तो जो एलेलिक या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। मीन्स कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कई सारे मेंबर्स होंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में जो एलेलिक या जीनोटिपिक जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, जो ओवर टाइम चेंजेज होते रहते हैं, जिनमें बदलाव होता है, उनकी स्टडी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ माइक्रो इवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो एक सिंगल पॉपुलेशन में जो ओवर टाइम एलेलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज होती है उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन है बहुत शॉर्ट है। ए चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी विद इन ए सिंगल पॉपुलेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो मीन्स छोटा, इवोल्यूशन यानी कि बदलाव। तो जो
छोटे लेवल पे बदलाव होता है एलील्स में जो चेंजेज होती हैं ओवर टाइम्स एक सिंगल पॉपुलेशन में, तो उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि माइग्रेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब छोटे छोटे माइक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं जो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशंस में। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं एलेलिक फ्रीक्वेंसीज के, उसके लिए फार्मूला क्या है। ओके, तो जब भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पहले समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसीज या फिर जीनोटिपिक जो फ्रीक्वेंसीज है वो 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए। कभी भी 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 से कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, अगर 1 से अधिक किसी भी जीनोटिपिक या एलेलिक फ्रीक्वेंसीज आती है 1 से अधिक, इसका मतलब कि आपका न्यूमेरिकल जो है आपने जो सॉल्व किया है वो गलत है। कभी भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। ओके, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर जो भी जीन पूल है उसमें कांस्टेंट होना चाहिए सब कुछ। ओके, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें म्यूटेशन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। ये फर्दर हम बात करेंगे, उसके कुछ एजम्पशंस हैं। ओके, तो जो कैलकुलेशन है एलेलिक फ्रीक्वेंसीज का, उसके लिए फार्मूला ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ होमोजाइगोट। जो होमोजाइगोट एलील हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट को वहाँ प्लस कर देंगे अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस फार्मूले के थ्रू हम एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जब भी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं, उसे हम इस फार्मूले के थ्रू आइडेंटिफाई या फिर जज कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। ओके, सो ये जो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज है, ये एलेलिक फ्रीक्वेंसीज जब p प्लस क्यू इजकल टू 1 होता है तो ये एलेलिक फ्रीक्वेंसीज है। ओके, जब p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इजकल टू 1 होता है तो वो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज है। ओके, p जो डोमिनेंट केस है, q जो रिसेसिव है। ओके, तो ये जो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लॉ है। ओके, तो जब भी एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आनी चाहिए, इससे अधिक नहीं आनी चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है जब भी हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को हम सॉल्व कर रहे हैं तो। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है जो इस फार्मूले पे बेसिस है, इस फार्मूले को हमें याद रखना है। ओके, तो जब भी इस फार्मूले को तभी हम अप्लाई करते हैं जब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं। जब भी इस क्वेश्चन में अगर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को ऐड कर दिया है तो हम इस इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं। तो जब हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग जीनोटाइप्स आर फाउंड इन ए पॉपुलेशन। ये एक एलील दिया है जो डोमिनेंट है, कैपिटल है, डोमिनेंट होमोजाइगस है, इजकल टू 70, हेट्रोजाइगस इजकल टू 50 एंड होमोजाइगस रिसेसिव इज 20।
व्हाट आर द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। दो एलील्स की फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे पूछ रहा है और इसके अलावा जीनोटाइप्स को दे दिया है कि कितने कितने हैं। ओके, तो हम इसमें क्या कह रहा है, एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो पीछे जो हमने फार्मूला देखा उस पे ये बेसिस है, ओके, बेस्ड है। फार्मूला होगा, ये फार्मूला बना। ये फार्मूला हमने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी ये इसको हमने देखा कि ऐसा फार्मूला होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अब इस फार्मूले पे हम नंबर्स को रख देंगे। तो इस कैपिटल ए एलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा। तो कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर 1 से अधिक है मीन्स कि हमारा कैलकुलेशन गलत है। ओके, तो हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं नंबर्स को। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो 70 है, तो यहाँ हमने 70 कर लिया। इसके अलावा जो हेट्रोजाइगस है वो 50 है। उसके अलावा टोटल जो है 70 + 50 120 हो जाएगा। इसके अलावा फिर और 20 प्लस कर दिए, मीन्स कि तीनों को हमने प्लस कर दिया आपस में, तो टोटल निकल गए 140। तो इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फार्मूला ऐसा है। ओके, अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसमें 0.68 आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके अपने हिसाब से देख भी सकते हैं। इसका हमने कैलकुलेट किया है पहले से, तो इसका आंसर जो आएगा 0.68 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, मीन्स कि जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है वो हमने निकाल लिया, 0.68 आया, मीन्स 1 से अधिक नहीं है, 0 से लेके 1 के बीच में ही है, इसलिए ये आंसर सही है। ओके, अब हम इस स्मॉल ए वाले की फ्रीक्वेंसीज को निकालते हैं क्योंकि स्मॉल ए की भी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ओके, तो स्मॉल ए होमोजाइगस स्मॉल ए की जो फार्मूला है वो ये बन गया। ओके, तो अब इस बेसिस पे हम नंबर्स को रख लेते हैं। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो 20 है, हेट्रोजाइगस 50 था, और जो टोटल आया था वो 120, सॉरी, टोटल जो था 140 आया था।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.32 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.68 आई और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.32 आई। तो अगर आंसर में ये दिया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे टिक कर सकते हैं, मीन्स कि इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो सही है या नहीं। आप खुद से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे? तो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज के लिए हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल लॉ है वो P + Q = 1 है। ओके, तो उस पे हम अपने एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को रख के देख सकते हैं कि क्या हमारा आंसर जो आया है वो सही है या नहीं। ओके, P यानी कि ये कैपिटल A है, यानी कि ये डोमिनेंट वाला है। ओके, तो A का जो फ्रीक्वेंसी आया है वो 0.68 आया है। Q मीन्स स्मॉल a, क्योंकि ये रिसेसिव है तो रिसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पूछ रहा है, यानी 0.32 आया है। अब हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं कि क्या 1 आ रहा है या नहीं। 8 + 2 0, उसके बाद 6 3 9 और 1 10 यानी 0, उसके बाद 0.1, यानी कि ये जो हमने एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया था ये हमने सही किया था। जब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और 1 आ जाए आंसर, मीन्स कि हमारा एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो सही है, क्योंकि हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लॉ कब लगाएंगे उसे भी हम अगले वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक बात याद रखना है कि इकोलॉजी में अक्सर जो CSIR है वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस ही लगभग पूछता है। सो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पूछता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस। थैंक यू सो मच।